व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी और समझने के लिए भी इजी है। देखिए, इसमें इस चैप्टर में कुछ भी से डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट इजी है, न्यूमेरिकल्स भी इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, चैप्टर के नाम से देखिए कि चैप्टर में है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? स्पीड। तो जब हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली उस ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं। केमिकल मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो स्पीड स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है। उस चीज को, उस प्रोसेस को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। So chemical kinetics is basically a branch of chemistry which deals with the rate of the reaction. रिएक्शन किस रेट से जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, तो उसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स। अब एक चीज याद रखो, तीन चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें डिफरेंस आता है। एक केमिकल इक्विलिब्रियम था जो आपने 11th में पढ़ा था, एक थर्मोडायनेमिक्स है आपने 11th में पढ़ा था। ये केमिकल काइनेटिक्स आप 12th में पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है जो हमने 11th में पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है, केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको बताया कि क्या बताता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बताता है। बट थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि इज इट रिएक्शन फिजिबल और नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबल? फिजिबल मीन्स कि रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो इक्विलिब्रियम बताता है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स बताता है रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, हो पाएगा या नहीं पाएगा। काइनेटिक्स जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है काइनेसिस, रेट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन की क्या रेट है। इज इट स्पीडी रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। सो देखो, अब ये कार में से धुआं निकल रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और ये ब्रेड की मोल्डिंग दिखाई दे रही है कि ये एकदम ब्रेड खराब हो चुका है। ये भी एक तरह केमिकल रिएक्शन है। और ये ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। तो ये तीन तरह के केमिकल रिएक्शन है, पर तीनों की स्पीड अलग अलग है। ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, ये थोड़ा मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होता है, ये एकदम स्लो रिएक्शन होता है। ये वाला जो होता है, मैं आपको एक बार अपना पेन सेलेक्ट कर लूं फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो होता है, दिस रिएक्शन इज द फास्ट रिएक्शन। फास्ट होता है, जितना जैसे जैसे गाड़ी चलती है, कंबशन होता है तो धुआं निकलता है। दिस रिएक्शन इज अ मॉडरेट रिएक्शन। एक दो दिन में ब्रेड खराब हो जाती है, दिस इज अ मॉडरेट स्पीड। ये मॉडरेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन है। पर जब दो चीजें रिएक्ट करती है, ए भी रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है, दिस रिएक्शन इज द स्लो रिएक्शन। तो अब देखो, रिएक्शन फास्ट था, मॉडरेट था, स्लो था, तो हमने तीनों में स्पीड देखी ना। तो जब भी हम रिएक्शन के स्पीड, केमिकल रिएक्शन के स्पीड की बात करते हैं, विच मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, तो वो आता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन के अंदर, कि उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, इज इट वेरी फास्ट, वेरी स्लो और द मॉडरेट वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन आई बताया, इस वर्ड से मतलब क्या है? रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। द बेसिक लैंग्वेज इज द रेट ऑफ द रिएक्शन मीन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन, उसके क्या एक्सप्रेशन है, मतलब किस तरह से क्या हम फॉर्मूला लिखते हैं। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हम साथ बाय साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, मैं पहले आपको ब्रीफ दे दी थी फिर हम उसका पढ़ेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन होता है कि रिएक्शन किस स्पीड से जा रहा है। इज इट द स्पीडी रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और द मॉडरेट रिएक्शन। ये कार वाला एग्जाम्पल अभी आपको दिखाया, दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, ये बहुत तेजी से हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अब हम रेट ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है? अब दो चीजें होती है, क्या क्या होती है मैम? क्या क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस स्पीड से चेंज हो रहा है, और सॉरी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस स्पीड से चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है, उसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के अंदर। The rate of the reaction is defined as the rate of change of the concentration of the reactant or product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कितनी क्वांटिटी है, किस स्पीड से चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। टाइम आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
इसी तरह रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। ये बात याद रखना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। ये मैं आगे आपको ब्रीफ में बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी उसका, कि जैसे जैसे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे रिएक्टेंट हमने लिया, थोड़े टाइम बाद रिएक्टेंट कम होने लगा और प्रोडक्ट बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होता जाएगा। कि दैट दिस पॉइंट इन द माइंड कि रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम। तो याद रखना, रिएक्शन की स्पीड किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की स्पीड के कंसंट्रेशन पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम। अब क्वेश्चन ये है कि मैम आपने बताया कि रिएक्टेंट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन याद करो, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो पूरी रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या हुई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। और अगर गैसियस सब्सटेंस है तो हम एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, एटीएम पर टाइम के आगे वन लिखा हुआ है, -1 नहीं याद रहा, इनवर्स है ये। ठीक है, ये इनवर्स है, ये लीटर इनवर्स है। तो हमेशा याद रखो रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। पर मिनट भी हो सकता है, पर आर भी हो सकता है, बट बेसिकली याद रखना ऊपर होता है कंसंट्रेशन, नीचे होता है टाइम। और किसका फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कि पर यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसे रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझाई कि रेट ऑफ द रिएक्शन होनली और बेसिकली डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम होता जाएगा वैसे जैसे रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे आप सपोज करो, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे यहाँ पे पेन चेंज करने दो एक बार ना, आई विल यूज रेड पेन हेयर। ठीक है, मैंने बोला कि रिएक्टेंट था, उससे प्रोडक्ट बन गया। आपको पता है, सपोज करो टाइम 0 था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। जब टाइम T1 हो गया, टाइम 0 था, ये R1 और P1 था, टाइम T1 हो गया तो ये क्या हो गया, R2 और P2 हो गया। चेंज हो गया ना, कुछ तो कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा। तो अब आप देखोगे, आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये देखो, ये डेल्टा मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा, दिस इज द चेंज इन व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, क्यों माइनस लगा है मैम, मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इट विल गेट डिक्रीज। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट कम हो रहा है पर यूनिट टाइम में, और उसी स्पीड से धीरे धीरे यहाँ पॉजिटिव उसी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, पी का। अरे भैया जब आर कम होगा तो पी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात याद रखो। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नेगेटिव में है। वाई क्यों नेगेटिव में क्यों है, बिकॉज ये कम हो रहा है, और जिस स्पीड से ये कम हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पॉजिटिव में है। डेल्टा मतलब समझ में आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो रेट ऑफ द अपेयरेंस, अपेयरेंस मतलब दिखना, और रेट ऑफ द डिसअपेयरेंस मतलब कम होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो अभी मैंने आपको दिखाया आर से पी बनना, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। देखो ये ग्राफ देखते हैं एक बार।
अब देखो ये क्या है, क्या चीज टाइम के साथ साथ खुद एक बार देखो, हमेशा कोई चीज देखने से पहले चीज खुद पहले एनालाइज किया करो, इस ग्राफ में हो क्या रहा है, ग्राफ तभी समझ में आएगा। कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कम हो रहा है, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के हिसाब से कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो क्या चीज टाइम के साथ साथ कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ग्राफ होगा, ये जो चीज होगी जो टाइम के साथ साथ कम हो रही होगी, सॉरी ये पेन मेरा यहाँ चला गया, हाँ, दिस इज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो रहा है तो रिएक्टेंट ही तो कम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो कर्व लाइन बन रही है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जो टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये एक टाइम का T1 टाइम है, ये R1 इज द कंसंट्रेशन, मतलब T1 टाइम पे R1 कंसंट्रेशन थी, T2 टाइम पे R2 कंसंट्रेशन थी। तो देखो ध्यान से देखो, पहले कंसंट्रेशन यहाँ पे थी रिएक्टेंट की, अब कंसंट्रेशन और कम हो गई, मतलब टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन कम हो गई। तो याद रखो जिससे टाइम बढ़ता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब ये दूसरी लाइन किसकी, दूसरा कर्व किसके आ गया, बहुत इजी है, देखो टाइम के साथ साथ ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला कर्व किसका है, ये वाला कर्व है, दिस कर्व इज फॉर प्रोडक्ट। यस देखो ना, टाइम के साथ साथ ये बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ किसकी कंसंट्रेशन बनती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, टाइम T1 था तो P1 प्रोडक्ट था, टाइम T2 था, P2 और बढ़ गया, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता गया। अब ग्राफ तो आप समझ जाओगे, ग्राफ बहुत इजी है, आप बना भी सकते हो कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अभी हमने देख ही लिया, ये रिएक्शन था, R से P ना, R इज द रिएक्टेंट, P इज द प्रोडक्ट। As the concentration of reactant is decreasing, so multiplied by -1 to make rate of reaction as positive. ठीक है, अगर जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो, अगर हमें सपोज करो क्वेश्चन आया कि मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन को पॉजिटिव बनाना है, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट का नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव कैसे बना सकती, कुछ नहीं करना है, इस पूरी चीज में -1 मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तुम इस चीज में -1 मल्टीप्लाई करो रेट ऑफ द रिएक्शन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई, समझो इस लाइन को, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग सो मल्टीप्लाइड बाय -1 टू मेक रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। अगर मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन को, मतलब इस चीज को पॉजिटिव बनाना है रिएक्टेंट के टर्म में, तो रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कम हो रहा है ना, इसलिए नेगेटिव लगाया, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब टाइप ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन, उसके टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप है, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। ये बात फीड कर लो दिमाग में, केमिकल काइनेटिक्स ना फास्ट रिएक्शन पे अप्लाई होता है ना स्लो रिएक्शन पे अप्लाई होता है, वो हमेशा मॉडरेट रिएक्शन पे अप्लाई होता है। क्यों मैम, दोनों पे क्यों अप्लाई नहीं होता, तो फास्ट रिएक्शन इतनी तेज हो जाता है कि हम उसे एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। अब फास्ट रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, किसी भी फ्यूल का कंबशन, किसी भी फ्यूल का जो कंबशन करते हैं दैट इज द फास्ट रिएक्शन। सोडियम बहुत एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, जैसे सोडियम को हम बाहर पानी में छोड़ देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, दैट इज द फास्ट रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड, आयनिक रिएक्शन, दैट इज द फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन इतनी तेजी से हो जाता है, हमें उसे एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो उसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं निकाल सकते, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स हम फास्ट रिएक्शन के केस में नहीं निकालते। ठीक है, HCl एन इंडिकेटर, एसिड है और इंडिकेटर, प्लस NaOH, एक आयनिक इक्वेशन ही हुई ना, HCl एसिड NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट विल गिव न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन। इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत जल्दी हो जाता है, सो वी डोंट नीड केमिकल काइनेटिक्स इन दीज केस, सो इन द केस ऑफ फास्ट रिएक्शन वी डोंट नीड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, हम केमिकल काइनेटिक्स का यूज नहीं करते इन केस ऑफ फास्ट रिएक्शन बिकॉज इट इज वेरी फास्ट इन नेचर। मॉडरेट रिएक्शन, अब दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम स्प्लिट करते हैं तो इट विल गिव 2 molecule of water. This is a moderate reaction along with oxygen gas. This is a moderate speed reaction. So in this case, time period is not too small or not too large. So we will use chemical kinetics. हम क्या यूज करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स यूज करेंगे। तो ये याद रखना, बहुत फास्ट रिएक्शन में, बहुत स्लो रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक्स यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी मॉडरेट रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक्स यूज करते हैं, बहुत फास्ट में बहुत स्लो में नहीं करते। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स, ये भी याद रखना, इन केन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, मतलब जब गन्ने को हम शुगर बनाते हैं उससे, मतलब गन्ने से हम जब शुगर बनाते हैं तो वो भी प्रोसेस ज्यादा देर का नहीं होता, मॉडरेट होता है, उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स यूज कर सकते हैं। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके जब हम ग्लूकोज बनाते हैं वो भी मॉडरेट स्पीड से होता है, तो उसमें हम केमिकल काइनेटिक्स का यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
स्लो रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो बहुत स्लो होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो होता है, जल्दी से तो हो नहीं जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो होता है, वेरी स्मॉल। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, ये भी आप अच्छे से जानते हो कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाना, डायमंड टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर देयर फॉर्मेशन। जब मिलियन ऑफ ईयर्स ले रहे हैं फॉर्मेशन के लिए तो इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। जब बहुत स्लो रिएक्शन है तो इसमें भी काइनेटिक्स क्या काम करेगा? तो याद रखना, बहुत फास्ट रिएक्शन में और बहुत स्लो रिएक्शन में काइनेटिक्स काम नहीं करता है। काइनेटिक्स का वर्क, केमिकल काइनेटिक्स का वर्क हम मॉडरेट रिएक्शन करते हैं, जो मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलो पहले नाम से समझते हैं, हमेशा टॉपिक में घुसने पहले नाम को एनालाइज करो। एवरेज, एवरेज मतलब सपोज करो मैंने बोला एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एक कोई एक्स वाई इंसान है, मैंने उससे बोला मैं T1 टाइम पे तुम्हें ये रिएक्टेंट दे के जा रही हूँ, रिएक्टेंट 1 मुझे तुम T2 टाइम पे 10 मिनट बाद बताना कि रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन है। तो जब एक टाइम स्पैन के बाद हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। और जब मैं कहूंगी कि मुझे अभी जानना है, पर्टिकुलर टाइम पे जानना है कि क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, उस पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करते हैं, तो वी विल यूज इंस्टेंट। बोलते नहीं इंस्टेंट, ये काम करके दिखाओ। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन? जब हम इंस्टेंटली पर्टिकुलर टाइम पे, इसी टाइम पे ये रिएक्टेंट का रेट जानना है, मुझे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जानना है, तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। पर जब एक टाइम स्पैन के बाद जानना होता है कि मुझे 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, एक साल बाद रिएक्शन का रेट जानना है, तो वो एवरेज हो गया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस तब पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, इंस्टेंटेनियस एक टाइम स्पैन के बाद जाना है, तो दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए इसके डेफिनेशन में चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैंने आपको बताया जब एक टाइम इंटरवल देते हैं, क्या देते हैं? टाइम इंटरवल देते हैं, उसमें हम रेट ऑफ द रिएक्शन जानना चाहते हैं, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो एवरेज निकालने का तरीका है टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन इन द टोटल टाइम टेकन। जितना टाइम लिया उसमें कितना टोटल चेंज हुआ कंसंट्रेशन, टोटल टाइम टेकन। तो डेल्टा इज द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी इज द टाइम टेकन। देखो जब T1 टाइम था तो हमेशा हम R2 माइनस R1 करते हैं, T2 माइनस T1, इसलिए डेल्टा R बाय डेल्टा टी। व्हाट इज द डेल्टा? चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम। अब जिस स्पीड से ये कम हो रहा है उसी स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो इसके आगे प्रोडक्ट के आगे प्लस लगा हुआ है और रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा हुआ है। दिस इज द एवरेज। जब हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, जब हम डेल्टा लगा रहे हैं, मतलब हम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज था। आगे बढ़ते हैं। ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो ऊपर जा रहा है ग्राफ समय के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ, जो कर्व ऊपर जा रहा है ये प्रोडक्ट का कर्व है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जो कर्व नीचे आ रहा है वो रिएक्टेंट का कर्व है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। एक टाइम स्पैन है, ध्यान से देखो ये एवरेज कैसे हुआ, ये टाइम स्पैन है बीच में, T1 T2 बीच में टाइम स्पैन है, दैट इज व्हाई इट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। बीच में एक इंटरवल है। इंस्टेंटेनियस, ये देखो वर्ड मैंने क्या बोला? मोमेंट ऑफ टाइम। इसी मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे, मैंने बोला अभी मुझे जानना है या मुझे एग्जैक्ट टाइम पे जानना है, जब हम मोमेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है, इंस्टेंटेनियस को हम डेल्टा से डिनोट नहीं कर सकते, इंस्टेंटेनियस को हम डी से डिनोट करते हैं। क्यों मैम? डेल्टा से क्यों नहीं डी से? डेल्टा एक चेंज दिखाता है जिसके लिए टाइम इंटरवल चाहिए, और डी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जब व्हेन डेल्टा टेंड्स टू जीरो, जब चेंज एकदम जीरो हो जाएगा, तब डी का रोल आएगा। तो इस केस में रेट का फॉर्मूला होगा माइनस डी आर बाय डी टी। ऐसा क्यों? डेल्टा टेंड्स टू जीरो, अब टाइम तो एकदम जीरो हो गया ना, मैं टाइम इंटरवल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मोमेंट की बात कर रही हूँ, तो मोमेंट में चेंज जीरो हो गया, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा टेन टी, तो जब भी डेल्टा टेंड्स टू जीरो होता है तो उस जगह हम डी टी, डी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड डी आर यूज करते हैं। तो जब भी हम डी यूज करेंगे तो समझ लेना हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और जब भी हम डेल्टा यूज करते हैं तो समझ लेना हम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे याद रखो, डेल्टा एक टाइम इंटरवल की बात करता है, डी एकदम एग्जैक्ट मोमेंट की बात करता है। When delta tends to zero, V goes to D. D is infinite, simply very small quantity. So okay, so ये instantaneous rate of reaction minus dr by dt. प्रोडक्ट का वही होगा डेल पी बाय डेल टी, माइनस नहीं लगा प्लस लगा हुआ क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? डीपी बाय डी। ग्राफ देखो, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, और एक, अब देखो
इस ग्राफ पे ये टेंजेंट बनाया गया, आपको दिख रहा होगा ये टेंजेंट बनाया गया है। क्यों ये टेंजेंट बनाया गया है मैम? टेंजेंट मतलब इसी मोमेंट पे मुझे जानना है कि कंसंट्रेशन क्या है। तो जब मैं मोमेंट की बात करती हूँ तो मैं आर इंस्टेंटेनियस की बात कर रही हूँ। मुझे इसी मोमेंट पे, टेंजेंट बनाने का मेन मकसद क्या है, इस मोमेंट पे जानना है मुझे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस टाइम? 40 और 30 के बीच में। अगर मैं एक लंबे टाइम स्पेन पे जा रही होती तो मैं आर एवरेज की बात करती, रेट। और मैं इसी मोमेंट पे जानना है तो मैं आर इंस्टेंटेनियस की बात कर रही हूँ। ये एक क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज दिस। एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुम्हें 2.5, ठीक है। और फाइंड द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल है 10 सेकंड, t1 10 सेकंड है, t2 20 सेकंड। फाइंड आल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट t 12 सेकंड। ठीक है, आपको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हमें एक क्वेश्चन निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट t1 टाइम। t1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो t1 टाइम के 10 सेकंड है दिया हुआ है। और c1 इज द फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्या नाम है 0.25, 0.25 का नाम है टी स्क्वायर है -4। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ये जो एक इक्वेशन है, कंफ्यूज नहीं होना मैम, कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है, ये क्या है? देखो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है। किसकी इक्वेशन दी है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की इक्वेशन दी हुई है। मेरा पेन कहाँ चला गया? ये 2.5 टी स्क्वायर -4 एक कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का दिया है। टी स्क्वायर इज द टाइम। तो पहले t1 टाइम पे मैंने टी स्क्वायर की जब 10 सेकंड पुट किया तो ये कंसंट्रेशन थी जब t1 टाइम था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और जब t2 टाइम था तो ये कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तुम्हें आपको पता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन इन द गिवन टाइम। टाइम क्या दिया है? t2 -t1, t2 20 -t1 10, और C2 minus C1, C2 is the second concentration minus first concentration। तो ये एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं? डीसी बाई डी। देखो इंस्टेंटेनियस में डीसी और dt आ गया, कुछ नहीं करना, डी कर दो। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है। डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है? डीसी बाई dt करा हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट तो टर्म हट जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ये बात याद रखना। 2.5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, तो 5t हो जाएगा। और t तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। बस कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये जो 2.5 टी स्क्वायर -4 है, ये जो आपको चीज दी हुई है 2.5 टी स्क्वायर -4 जो चीज है, ये इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की इक्वेशन। t1 टाइम रखा तो पहली c1 कंसंट्रेशन आ गई, t2 टाइम रखा तो c2 कंसंट्रेशन आ गई। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है c2 c1 बाय t2 t1। तो c2 और c1 पुट किया, t2 t1 पुट किया, इससे एवरेज आ गया। फिर इंस्टेंटेनियस के लिए इंटीग्रेशन किया। देखो ये तो 4 तो कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी 2.5 टी स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2.5 5t हो जाएगा। 5t एट t हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इंस्टेंटेनियस टाइम क्या गिवन है हमें? 12 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। यूनिट्स याद रखना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल बोर मत होना कि मैम चैप्टर ऐसा क्यों है। चैप्टर एक बार पढ़ोगे तो ओनली वन, हार्डली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वन टाइमर चैप्टर है, एक दिन साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन थ्योरी को दो, एक दिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को दो, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बिल्कुल एंड स्टिक टू योर एनसीईआरटी। मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी चाहे कोई भी एग्जाम है, सीयूईटी हो, बोर्ड एग्जाम है, स्टिक टू योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल बनाओ, उसी का थ्योरी करो, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतनी कंफ्यूजन होगी, एक बुक को स्टिक रहो, सारे क्वेश्चन सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये याद रखना। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी हम इक्वेशन 10th में हम इक्वेशन बैलेंस करते थे तो आगे बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट लगाते, दैट इज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ये हमारी इक्वेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3। अब ध्यान से, इसमें मैम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, दिस इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैम इसको रेट ऑफ द रिएक्शन में कैसे दिखाएंगे, आपको अभी मैंने बताया ना कि जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है, ये बात याद रखना, जिस रेट से रिएक्टेंट कम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ता है, ये बात याद रखना, भूलना मत, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ये कंज्यूम हो गया है, 3 मोल ये कंज्यूम हो गया, 3 मोल क्यों, क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है, ये 2 मोल ये प्रोड्यूस हो गया है। चलो अब ध्यान से देखो, यूज किया है 1 मोल/1 मिनट, ये इसका निकाला है 3/1, इसका निकाला 2/1, यूज की टाइम लिखा है। रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ N2 जिस रेट से डिसअपेयर हुआ है उसी रेट के H2 उसके 1/3 रेट से डिसअपेयर हुआ है, और NH3 उसके 1/2 रेट से। क्या बोल रहे हो मैम, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैं ये बोल रही हूँ कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे यूज किया है कि जिस रेट से N2 डिसअपेयर हुआ है उसके 1/3 रेट से H2 डिसअपेयर हुआ है, उसी सेम रेट के 1/2 रेट से, हाफ रेट से NH3, मतलब सबका रेट ऑफ द रिएक्शन सेम है, जिस रेट से रिएक्टेंट कम होता है उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ता है, सब इक्वल टू में। बस याद क्या रखना है, सबके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो अपॉन में आ जाएंगे, वो अपॉन में आ जाएंगे। तो ये देखो क्या हो गया, डी रिएक्टेंट था इसलिए माइनस लगा हुआ है, माइनस dN2/dt। H2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 3, तो उसका कोफिशिएंट अपॉन में आ गया, तो माइनस dH2/dt। जिस रेट से ये कम हो रहा था उसी की 1/3 रेट से ये कम हो रहा है, और उसी की हाफ रेट से इसका कोफिशिएंट क्या था, 2, इसका इसलिए कोफिशिएंट 1/2 आ गया। और इसके आगे पॉजिटिव क्यों लगा हुआ है मैम, माइन, बिकॉज बच्चा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो होता है उसी रेट से बढ़ता है। तो याद रखना कि जिस रेट से ये कम होते हैं, डिसअपेयर होते हैं रिएक्टेंट, उसी रेट से प्रोडक्ट अपेयर होता है। इस रिएक्टेंट के आगे माइनस माइनस, और प्रोडक्ट के आगे प्लस, और उनको कोफिशिएंट जाएगा अपॉन में। ठीक है, इजी था ना, इसी से न्यूमेरिकल आता है। एक और भी दिखा है, रेट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट विद, देखो कोफिशिएंट सबके आगे लगे हुए हैं, ये तो मैंने आपको भी बताया, कोफिशिएंट लगे हुए हैं A B C D, ठीक है। अब देखो जिस रेट से A कम हो रहा है तो 1/A, उसी रेट से B कम हो रहा है तो -1/B, कोफिशिएंट अपॉन में चले गए, उसी रेट से C बन रहा है तो +1/C, तो dC/dt लिखना है, ये मत भूल जाना, तो रेट ऑफ द रिएक्शन है, और उसी रेट से D भी बन रहा है +1/D, याद रखना। और ये चारों एक दूसरे के बराबर होगा, दिस विल इक्वल टू ईच अदर, दिस विल इक्वल टू ईच अदर, दिस विल इक्वल टू ईच अदर। जिस रेट से ये दोनों डिसअपेयर होंगे उसी रेट से ये दोनों बन रहे होंगे, सेम रेट, ठीक है। ये देखो दिखाया है, सबके रेट इक्वल कर दिए, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाया, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाया। रेट ऑफ द रिएक्शन एग्जांपल 1, ये तो बहुत इजी है, देखो इसमें कोई भी साइज में सारे कोफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए कुछ चीज अपॉन में नहीं गई। रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई तुमसे पूछे रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन दे और रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने को बोले, बहुत इजी है, माइनस DHG/dt, पहला रिएक्टेंट हो गया, इक्वल टू माइनस DCl2/dt, इक्वल टू, अब रिएक्टेंट की बारी, माइनस नहीं लगा रहा, DHgCl2/dt, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट दोनों डिसअपेयर होंगे उसी रेट से बन रहा होगा, इसलिए इसके आगे प्लस लगाया। अब इसका कैसे निकलेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, इसमें कोफिशिएंट आ गया, अब इसका कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे, पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट का क्या लेंगे, -1/2, कोफिशिएंट नीचे आ गया, DHI/dt, अब दोनों प्रोडक्ट है, DH2/dt इक्वल टू DI2/dt, याद रखना, रेट बराबर है, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव लगता है, ठीक है। मैं इनको नहीं लगा रही हूँ अपॉन में, सिर्फ कोफिशिएंट को लगा रही हूँ अपॉन में, दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही मैं अपॉन में लिख रही हूँ, H2I2 को एज इट इज मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है। चलो रेडी फॉर द चैलेंज, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये क्वेश्चन आप करके रखना, मुझे इसका आंसर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी। इन द रिएक्शन 2A प्रोडक्ट, 2A इज द रिएक्टेंट, इससे प्रोडक्ट बना, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो A रिएक्टेंट है, पहले उसका कंसंट्रेशन ये था, बाद में ये हो गया है 10 मिनट्स में। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल, बहुत इजी है, आपको याद रखना क्या करना है, 2A से प्रोडक्ट बन गया है, आप ये क्वेश्चन बहुत इजी करके दिखाना, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप देखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 माइनस, इससे ये चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है R2 माइनस R1, 0.4 माइनस 0.5 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है, 10 मिनट में चेंज हुआ है, तो यहाँ 10 मिनट्स लिख दो आप, इसको सेकेंड्स में कर लेना,
सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी सेकंड्स में करना मत भूलना। कैसे करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड और इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करके रखना, फिर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिखा भी दिया है, माइनस करा, इन्हें तो सेकंड्स में चेंज भी नहीं करा, यही पे आंसर छोड़ दिया है, सेकंड में इसमें बाद में। अब फॉर द रिएक्शन, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयरेंस मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, आर में कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या होता है, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिस रेट से कम हो रहे हैं उसी रेट से तो अमोनिया बढ़ रहा होगा ना, तो फॉर्मूला लिख दिया, नाइट्रोजन dN2/dt, हाइड्रोजन के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 तो अपॉन में जाएगा, -1/3 dH2/dt, अमोनिया के आगे 2 है तो 1/2 dH। अब देखो अमोनिया का कंसंट्रेशन वी हैव ऑलरेडी गिवन, क्या कंसंट्रेशन गिवन है ऑलरेडी अमोनिया का, अमोनिया का कंसंट्रेशन जो गिवन है हमें वो ऑलरेडी गिवन है 34 kg/r। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन अप्लाई किया, अमोनिया, यहाँ ध्यान से देखो, अमोनिया का अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस हमें दिया हुआ है, मतलब DNH3/dt दिया हुआ है। हमने आर को kg/r को किलो मोल पर आर में कैलकुलेट कर लिया 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाय क्या kg/r था, किलो किलो मोल पर आर में कैलकुलेट कर दिया, 2 आंसर आया। इस 2 को, ये जो 2 आंसर आया है इस 2 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ये एन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका पूरा आंसर जब हमने किलो मोल पर में करा तो इंटू 2 आ गया। ठीक है, केजी है, किलो मोल पर 2 है, मोल पर केल्विन पर 2, ओके, मोल पर केल्विन है, ये याद रखना, मोल पर केल्विन पर 2 है, तो केजी प्लस आर है, मोल पर केल्विन है, मोल पर लीटर है। ठीक है, कैलकुलेट करा, उसके बाद रेट ऑफ डिसअपीयर। अब देखो बहुत इजी है, अब जो तुम्हारा आंसर आ ही गया है, जब ये आंसर आ ही गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, N2 भी क्या हुआ, dN2/dt, ये भी हाफ इंटू 2 हुआ, बिकॉज N2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये भी सेम वही आंसर आया। क्या आंसर आया, जो उसका था अमोनिया का। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, बट H2 के आगे ऑलरेडी कोफिशिएंट है 1/3, तो डिवाइड में था, वहां से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका 3 किलो मोल पर आर है। ये बात क्या देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब समरी, रेट ऑफ द ये हमने अभी तक पढ़ा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज में डेल्टा लगता है, इंस्टेंटेनियस में डी लगता है। रिएक्टेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में जाता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में जाता है। जिस रेट से रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है उसी सेम रेट से, इक्वल टू उसी सेम रेट से प्रोडक्ट अपीयर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ये चैप्टर 2 पार्ट में जाएगा, थ्योरी पार्ट, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी टॉपिक। अब रेट लॉ क्या होता है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। मैम रेट लॉ क्या होता है, अब मैं पहले इससे पहले एक बात बताती हूँ कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है ना, वो ना कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उससे सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, सबसे पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर, फिर है कंसेंट्रेशन, फिर है क्या नाम है, कैटलिस्ट, एंड द अदर वन इज प्रेशर। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये पढ़ने वाले हैं। अब मैम ये क्या होता है, मैंने अब देखो सपोज करो कोई भी वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट बहुत सारा होगा, रिएक्टेंट बहुत सारा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा होगा, विच मीन्स रेस की तरह मत सोचो कि मैम रेस में तो जब खत्म होगा तुम तेज भागते, रेस की तरह मत सोचो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कहने का ये मतलब है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे से कम होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन वैसे से कम होगा। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया है, ये बचा है 20% और ये बन गया है 80%, तो अब रेट ऑफ द रिएक्शन भी 20% ही, 20
बहुत कम स्पीड से चल रहा होगा, बहुत कम स्पीड से चल रहा होगा, अपनी स्पीड का 20% चल रहा होगा। मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। उसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ लेना नहीं है। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड भी कम होती जाएगी। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं रेट लॉ। रेट लॉ में यही कहते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेट बढ़े, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आए हैं रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ेंगे इस टॉपिक में, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द कांस्टेंट एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। रेट लॉ पढ़ते हैं पहले, बहुत इजी है। अब देखो ये एक रिएक्टेंट है, ए बी, इनके कोफिशिएंट दिए हुए हैं, सी डी प्रोडक्ट। मैंने अभी बताया जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो दिस इज द रेट कांस्टेंट। कहोगे मैम सब तो समझ में आ गया कि आपने कहा कि रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये ए और बी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो मैम ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हो भी सकते हैं, मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ठीक है। ये पावर्स होती हैं, कंसंट्रेशन को हमेशा पावर्स, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर्स के रूप में ऊपर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, दिस कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम रेट लॉ पढ़ रहे हैं। मैंने अभी बताया रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एन क्या है? एन वही पावर है, कौन सी पावर है? अगर हम x प्लस वाई को ऐड करते हैं, ये जो पावर्स है इनको ऐड करते हैं तो n बन जाता है। n को मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, ये n याद रखना, वही पावर्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट के अभी बताया मैंने, रिएक्शन, टेम्परेचर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गया आपका वो। अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। इसमें कुछ तो कमी है मैम, पावर्स की कमी है। अब इन पावर्स का क्या? जब भी हम इन पावर्स को ऐड करते हैं तो एक स्मॉल एन आता है, दिस स्मॉल एन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अगर मैंने बोला कि ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए का फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ए फर्स्ट ऑर्डर से काम कर रहा है, ये 1 होगा, और बी का सेकंड ऑर्डर है, बी सेकंड ऑर्डर से काम कर रहा है, मतलब ये 2 होगा। तो दिस पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? पावर्स को ऐड कर दो। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पावर्स को ऐड कर दो। अगर मैं बोले ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना तो बहुत इजी है, ए के ऊपर जितनी पावर है वो उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, बी के ऊपर जितनी पावर है वो उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। पर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1+2, पावर्स को ऐड कर दो। सो व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। को हम कैसे निकालते हैं? एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को ऐड करके, ठीक है। ये एन जो है ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है, ओवर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली, याद रखना, नॉट बैलेंस इक्वेशन। याद रखना ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ये बैलेंस इक्वेशन से, मतलब ये सोचो कि जो बैलेंसिंग में आंसर आता है कोफिशिएंट लगाते हैं उससे निकल जाएगा, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है, ये आपको एक रिएक्शन दिखाई है, बैलेंस इक्वेशन है, नहीं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो ऊपर पावर चढ़ती है ए और बी के, किसमें? रेट लॉ में, रेट लॉ में। देखिए ये बात याद रखना, वो पीछे जो पूरी इक्वेशन दैट इज द रेट, ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ले रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी मैंने बताया स्मॉल एन होता है, जिसको हम एक्स प्लस वाई से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एक्स है जिसने वाई बनाया, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। पहले खुद बोल दिया कि एन हमें ऑलरेडी गिवन है 2, मतलब एक्स पे पावर हमारा गिवन है 2। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर मैंने एक्स का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, विच मीन्स मैंने एक्स को कर दिया है 3x, ठीक है। हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई? वो वाई की फॉर्मेशन को कैसे इफेक्ट करता है? तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? K इक्वल टू हमारा रिएक्टेंट क्या है? x की पावर 2, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन में ये बोल दिया है। क्या क्वेश्चन बोल दिया मैम? क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऊपर दिया हुआ 2। n से कंफ्यूज मत होना, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हमेशा
अब और एक और चीज बोली है कि x जो है 3 टाइम्स हो गया, तो इसे 3x का स्क्वायर कह देंगे। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यहाँ कर दीजिए, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा के 9x स्क्वायर। 9 को आगे कर दो तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 k x स्क्वायर। देखो इक्वेशन फिर रेट लॉ की इक्वेशन फिर से आ गई, तो 9 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज मत होना। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या बोल रहा है कि रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट लॉ में चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब उस पर पावर चल रही है 2 की। फर्स्ट ऑर्डर होता तो उसके ऊपर 1 की पावर चलती। ओके सॉरी, क्वेश्चन 2 है, अभी करके दिखाया है 9 टाइम्स। ठीक है, देखो फिर एक्स से वाई बन रहा है, रेट लॉ इक्वेशन, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट हर बारी में याद दिला रही हूँ। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। पूरा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसलिए 2 पावर चल गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर बन जाती है। सॉल्व किया, बोला 3 टाइम्स बढ़ गया तो 3x स्क्वायर हो गया, 9 टाइम्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन a reaction A and B, the initial rate of the reaction was measured for different conditions. देखो बहुत सारा रिएक्शन था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A and इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन दिए हुए हैं सबके अलग अलग। देखो ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चाहती हूँ आप ये क्वेश्चन खुद करो, एक बार खुद ट्राई करो। देखो रेट लॉ ये याद रखना, बस मैं इतना बता देती हूँ आपको कि रेट लॉ दिया हुआ है। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ से कंफ्यूज हो मैम कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ होता है जब रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये ए और बी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ठीक है, रेट भी गिवन है तुम्हें, देखो तुम्हें रेट भी गिवन है, तुम्हें ए और ये ए का कंसंट्रेशन गिवन है, ये बी का कंसंट्रेशन है, तुम्हें रेट भी गिवन है, बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रेट रेट इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है, ए एक्स बी वाई, एक्स और वाई तुम्हें निकालना है, मतलब तुम्हें पावर्स निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे होता है, जैसे अब मैं बताती हूँ। अब ये देखो, अभी मैंने बताया ये रेट लॉ इक्वेशन है, ये रेट लॉ इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन है। ठीक है, मैं खुद एक चीज आपको करके दिखाती हूँ, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट क्या होता है, रेट आपको पता है ना, डी आर बाई डी टी होता है। रेट तो आपको पता ही है ना, डी आर बाई डी टी होता है। के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एन, एन पावर ऑफ। डी आर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो ये भी ऊपर भी कंसंट्रेशन हो गई, नीचे टाइम हो गया, टाइम, ये के हो गया, यहाँ कंसंट्रेशन हो गया। सपोज करो मुझे एक बच्चे ने आके कहा कि मैम मैं सेकंड ऑर्डर की बात करी, मैं सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की, मैं इस रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहती हूँ। रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है। अगर ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज होती है। मैम ये रेट कांस्टेंट क्या है, अच्छा ये इस के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिया। अब देखो कंसंट्रेशन मोलैरिटी का भाई है, मैंने कंसंट्रेशन की यूनिट बताई तुम्हें, मोल पर लीटर बताई थी ना। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, बताई थी ये भी आपको मैंने। के वैसा ही रहेगा कि इसकी यूनिट निकालनी है। कंसंट्रेशन यहाँ भी है, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर फिर से। ठीक है, 2 हो गया, हो गया। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये नीचे आएगा, 2 पावर से ये 1 कट गया, है ना, ये नीचे आएगा। इस के को ऊपर रहने दो तो इसे नीचे भेज देंगे, ये चीज नीचे चली जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो पर सेकंड। ये किसकी है, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट है। कौन से ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर पे। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसी तरह करना है, ऑर्डर चेंज करते रहो। यहाँ पे 0 ऑर्डर भी आ सकता है, 1 ऑर्डर भी आ सकता है, हर केस में रेट कांस्टेंट की अलग अलग यूनिट आएगी। चलो देखते हैं। रेट लॉ दिया, रेट लॉ मतलब रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है, ध्यान दो के को रेट कांस्टेंट, रेट अपॉन। अब रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया, डी आर बाई डी टी, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो देखो कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम पर गया पर सेकंड, तो ये देखो मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये, और एक्स प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक्स प्लस वाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
सॉल्व करोगे या कुछ भी रख सकते हो, एक्स प्लस वाई 0 भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई 1 भी हो सकता है। जैसे जैसे तुम यूनिट, जैसे जैसे तुम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज करते जाओगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट की के की यूनिट चेंज होती जाएगी। ठीक है, याद रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिया है अलग अलग यूनिट्स पे दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो तुम, एक और चीज है, इससे ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला याद करना कुछ भी नहीं, अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे रहा है तो एन की जगह वो पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ब्रैकेट में करो 1 - एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पुट कर दो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, और एस इनवर्स, आपका आंसर आता जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे जो चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। फिर से वही करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हें देखना है कि कौन सा रिएक्शन ऑर्डर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? देखो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर एस माइनस। अब देखो यूनिट ऑफ द के, ऑर्डर, ऑर्डर माइनस दिस, कंपेयरिंग पावर ऑफ मोल। हमें कुछ नहीं करना, जहां हाफ लिखा हुआ है माइनस हाफ, जहां जहां ऑर्डर लिखा है उसको हाफ इक्वल टू 1 माइनस ऑर्डर कर देते, ऑर्डर डायरेक्शन हाफ है। सिर्फ कंपेयर करना है, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला की जब पुट करो कंपेयर करो, अपना आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यही बता देती हूँ। ऐसा रिएक्शन जो वन स्टेप में हो जाता है, एक स्टेप में हो जाता है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, एक बारी में हो गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बन गया, पानी बन गया। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस केस एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं? जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जैसे 2 + 1, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 3। ये बात याद रखो। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बैलेंस कर रहे हैं हम, यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 है ना, तो 2 + 1, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 हुआ। ये याद रखो। ठीक है, ये देखो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। ऐसे रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में, एक से ज्यादा स्टेप में होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत टाइम लेती है, तो ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, जो बहुत सारे स्टेप में हो दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। हर एक स्टेप को एलिमेंट्री बोलेंगे, बहुत सारे स्टेप में हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओवरऑल डिटरमिनेशन, हाँ ये याद रखना। अब देखो आपने ना वो देखी होगी रिले रेस, रिले रेस ना, रिले रेस में 4 लोग भागते हैं, वो बैटन के लिए भागते हैं ना। रिले रेस उस पर डिपेंड नहीं करती है जो सबसे तेज भागता है, तेज तो तेज वाला बंदा तो तेज ही भागेगा, पर जो सबसे धीरे भागता है रिले रेस उस पर डिपेंड करती है। बिकॉज धीरे वाला बंदा अगर धीरे भागा तो हम हार भी सकते हैं, तेज भागा तो हम जीत भी सकते हैं। तो इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन सारे स्टेप पे डिपेंड करेगा, उस स्टेप पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो स्टेप है। जो रिएक्शन जो स्टेप बहुत धीरे हो रहा है, हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा। ये बात याद रखना, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, स्टेप जो सबसे धीरे होगा तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा। मोलिकुलैरिटी क्या होती है? एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, या तो एक रिएक्शन जहाँ पे 2 रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट, एक्स प्लस वाई समझना मत कि मैम ये तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन केस में है। मोलिकुलैरिटी तो सिंपल कैलकुलेशन है कि जैसे H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, यहाँ पे एक H2 पार्ट ले रहा है, एक Cl2 पास कर रहा है, तो यहाँ मोलिकुलैरिटी हुई 2, बाय मोलिकुलर हुआ। तो मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता हमेशा, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। पर मोलिकुलैरिटी होता है वो नॉर्मल थ्योरेटिकल डाटा है, थ्योरी पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है, दैट इज द मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर अगर एक रिएक्टेंट पार्ट ले रहा है, एक ओनली वन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक रिएक्टेंट है ए, तो सिर्फ PCl5, एक ही रिएक्टेंट है PCl5, एक ही पार्ट ले रहा है, तो ये यूनिमोलिक्यूलर हुआ। ठीक है, बायमोलिकुलर नाम से पता जिसमें 2 रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट। एग्जाम्पल ए और बी 2 मॉलिक्यूल है, ये देखो ध्यान से देखो, Cl2 भी पार्ट ले रहा है, CH4 भी पास है, तो 1 + 1 इनका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 +1 ये बायमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट। तो सिंपली ट्राइमोलिकुलर 3 पार्ट ले रहे हैं, याद रखना। ठीक है,
एग्जाम्पल तुम्हें दिया हुआ है, 3 ABC मिल रहे हैं, 3। देखो अब इसमें ट्राई कैसे हुआ, दो NO पार्ट ले रहा है, एक O2 पार्ट ले रहा है, तो ये ट्राई मॉलिकुलर हुआ। मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा कभी नहीं होती, ये बात हमेशा तक। मॉलिकुलरिटी ऑफ 3 इज वेरी रेयर, बहुत रेयर होती है, मोस्ट ऑफ द केस में बायमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर ही होता है। ठीक है, 4 कभी नहीं होता। रेट ऑफ द रिएक्शन समरी याद रखना, रेट लॉ तुम्हें मैंने पढ़ा दिया है। रेट लॉ में रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। x+y स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर कभी नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है ये विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। अगर बोलो ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ तो वो x होगा, बी का अकेला बताओ तो y होगा, अगर ओवरऑल बोलूं तो x+y कर देना। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में काम करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में काम करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम रेट ऑफ द रिएक्शन किससे डिपेंड करता है, अभी बताया ना कि बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो मैं रेट ऑफ द रिएक्शन किससे पता करूंगी, सबको नहीं लूंगी, जो सबसे स्लो स्टेप है, 4 स्टेप में हो रहा है, जो सबसे धीरे स्टेप हो रहा होगा उसी से मैं रेट ऑफ द रिएक्शन पता करूँ। रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन की स्पीड पता करूंगी। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब होता है कितने रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन में एक स्टेप की बात करता है ये, एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में 3 ट्राई मॉलिक्यूलर बहुत रेयर है, मतलब मोस्टली एक रिएक्टेंट या 2 रिएक्टेंट ही पार्ट ले रहे होते हैं, 3 रिएक्टेंट बहुत रेयर रहते हैं, 3 से ज्यादा होता ही हमेशा तक। और मोलिकुलरिटी इज द थ्योरेटिकल प्रोसेस और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा। याद रखना, मोलिकुलरिटी इज थ्योरेटिकल प्रोसेस, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दिस कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। आज हमने जितने टॉपिक्स पढ़े इस टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ो, इनके न्यूमेरिकल्स करो, पहले पढ़ो एनसीईआरटी। देखो टॉपिक आज का आज खत्म हो जाएगा, अगर आप उसको कर गए ऐसे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। बिलीव मी केमिस्ट्री बहुत इजी है क्लास 12th की, आप सीयूईटी प्रिपेयर कर लेंगे, पर एनसीईआरटी से स्टिक रहोगे तभी होगा। मैं नोट्स प्रोवाइड, आप कहोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट पहले कोशिश करो कि समझो एक बार और एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो चलिए, अब बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड जो भी डाउट्स हो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के रख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है, और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस है बाकी सब्जेक्ट की, अपने बाकी सब्जेक्ट के फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।